नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है शील्डिंग, डी शील्डिंग इफेक्ट एनएमआर के बाद में, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम के अंदर, तो ये भी इम्पॉर्टेंट लगा लेना इस पे। लिखो जब किसी कंपाउंड में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है, कोई भी कंपाउंड है उसमें बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तो ये परमाणु में, तो ये हाइड्रोजन परमाणु लिखना, तो ये हाइड्रोजन परमाणु कितना मैग्नेटिक फील्ड अनुभव करते हैं, तो ये हाइड्रोजन एटम कितना चुंबकीय क्षेत्र फील करते हैं, ये उसके चारों ओर के एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है, चारों ओर के पर्यावरण पर निर्भर करता है। ये हाइड्रोजन एटम कितना बाह्य चुंबकीय क्षेत्र फील करेंगे, ये उसके एनवायरनमेंट, चारों ओर के एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। लिखो यदि ये हाइड्रोजन से जुड़े कार्बन पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब प्लस आई इफेक्ट वाले कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है से जुड़े हैं तो ये इलेक्ट्रॉन घनत्व प्रदान कर उस हाइड्रोजन के चारों ओर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जिससे हाइड्रोजन ये क्या करते हैं, अगर प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप, जैसे कि हम CH3 बोलते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉनों को दान कर देता है ना, प्लस आई इफेक्ट वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों ओर बना लेते हैं, ठीक है, जिससे इन हाइड्रोजन पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रेरित, यानी बाहर से दिया हुआ है ना, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रभावी नहीं हो पाता है। तो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पे इफेक्ट ही नहीं डाल पाएगा, ठीक है, प्रभावी नहीं हो पाता है। और इन हाइड्रोजन को शील्डेड हाइड्रोजन कहा जाता है। इन हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम, शील्डेड हाइड्रोजन। अब देखो पूरा क्या था, वापस से समझ लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि कोई भी कंपाउंड है उसको अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, है ना, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है उसके अंदर मैंने ये कंपाउंड ले जाके रख दिया, तो उसका जो हाइड्रोजन एटम है वो अपने मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र को फील करता है और अपने चारों ओर एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता है।
ठीक है। और यदि उससे प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन उसको देगा, है ना, वो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना देगा उस हाइड्रोजन के चारों ओर। मतलब इसके चारों ओर क्या बन गया, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन गया, जो क्या है, इसका आवरण है ना। वो क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, अब बाहर से मैं कितना ही मैग्नेटिक फील्ड डालूँ इस पर, है ना, बाहर से इसको कितना भी चुंबकीय क्षेत्र प्रोवाइड करूँ, इस पर अप्लाई करूँ, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसने अपने चारों ओर एक आवरण बना लिया है। और वो आवरण किस वजह से बना हुआ है, क्योंकि इसके साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस वजह से। आई बात समझ में, ठीक है, यही मैंने थ्योरी में लिखाया है। अब इसका उल्टा लिखो, इसके विपरीत यदि हाइड्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन से जुड़े हुए कार्बन पर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले ग्रुप जुड़े हों, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, कौन से इफेक्ट दर्शाएंगे ये ग्रुप, -I। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन के पास जुड़े हुए कार्बन पे जुड़ा है ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी -I इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हों, तो ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर -I वाले ग्रुप जुड़े हों, तो ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, जिससे ये इलेक्ट्रॉन घनत्व मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर पाएगा, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट नहीं कर पाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर पाएगा। भाई क्या हुआ, -I वाले ग्रुप आ गए, -I का काम ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी तरफ ही आकर्षित कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, लिखो। और ये हाइड्रोजन अधिक मैग्नेटिक फील्ड फील करेंगे, अधिक मैग्नेटिक फील्ड फील करेंगे, मतलब अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा, अधिक मैग्नेटिक फील्ड फील करेंगे, ठीक है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, और इसी हाइड्रोजन को हम डीशिल्डेड हाइड्रोजन का नाम देंगे, डीशिल्डेड हाइड्रोजन का नाम इसे ही दिया जाएगा, ठीक है। आई होप +I वाला भी समझ में आ गया होगा और -I का भी समझ में आ गया होगा। अब देखो एक सिंपल से इसको हम लिखें तो क्या लिखेंगे कि जो शील्डेड हाइड्रोजन होता है, शील्डेड हाइड्रोजन होता है वो तो समानुपाती होता है +I ग्रुप के, और जो डीशील्डेड हाइड्रोजन होता है वो समानुपाती होता है -I ग्रुप के। ये लिख लो ताकि आपको याद रहे। बस इतना सही था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई आप डीशील्डेड हाइड्रोजन क्या होते हैं, शील्डेड हाइड्रोजन क्या होते हैं, इसे समझाओ, तो मैंने समझा दिया है ना।
और शील्डेड हाइड्रोजन को आप इस प्रकार से भी बना सकते हो कि यहाँ पर मान लो कोई भी एटम है, उसके पास में ये इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के, तो ये इस प्रकार से अपने आप को शील्ड कर लेंगे ऐसे, है ना। तो ये तो शील्डेड हो जाएगा, और डी शील्डेड होगा ना, उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब कोई शील्डिंग नहीं है, सीधे ही ऐसे जुड़े हुए रहेंगे, तो ये बाह्यतम मैग्नेटिक फील्ड को फील कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा बनाना चाहो तो बना लेना। देन है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हेडिंग डालो नेक्स्ट, ये इतना ही था। नेक्स्ट हेडिंग डालो केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, रासायनिक विस्थापन। रासायनिक विस्थापन, ठीक है। लिखो, जब किसी कंपाउंड पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाह्यतम चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, जब कोई भी कंपाउंड पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ से लिखा है मैंने, कोई भी कंपाउंड पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है, तो यह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कंपाउंड में उपस्थित प्रोटॉन, प्रोटॉन पता है ना क्या होते हैं, H+ को हम प्रोटॉन बोलते हैं। क्यों बोला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो हाइड्रोजन में से, बचेगा कितना, एक प्रोटॉन ही तो बचेगा। तो H+ यानी प्रोटॉन पर अपना इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो प्रोटॉन पर यह अपना इफेक्ट डालता है, जिसे ppm पार्ट्स पर मिलियन में मापा जाता है। ppm इज यूनिट, क्या बोलते हैं इसे, पार्ट्स पर मिलियन, जिसे ppm में मापा जाता है। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट कि किसी कंपाउंड में उपस्थित हाइड्रोजन पर, किसी कंपाउंड में उपस्थित हाइड्रोजन पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट, किसी कंपाउंड में उपस्थित हाइड्रोजन पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट केमिकल शिफ्ट या फिर रासायनिक विस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड में कोई हाइड्रोजन है, उस पर बाह्यतम चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या कहलाएगा, केमिकल शिफ्ट कहलाएगा। और ये डेफिनेशन ना आपसे 1.5 नंबर में भी पूछी जा सकती है कि भाई केमिकल शिफ्ट क्या होता है, इसे समझाओ। ठीक है, इसे एस से, एस कैपिटल एस, इसे कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया गया था। अब नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, नेक्स्ट एरो लगा के लिखो प्रोटॉन NMR। देखो प्रोटॉन NMR पूछी जाती है ना, और इस पे भी क्वेश्चन है, प्रोटॉन NMR क्या होती है। लिखो प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में TMS, भाई TMS से तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। टेट्रामेथिल सिलेन, प्रोटॉन NMR में TMS फुल फॉर्म टेट्रामेथिल सिलेन कंपाउंड है ये। टेट्रामेथिल सिलेन को
स्टैंडर्ड माना जाता है। देखो संदर्भ प्रायोगिक, पहले ऐसा होता था कि कोई भी कंपाउंड है जिसको स्टैंडर्ड कंपाउंड माना जाता था। अब स्टैंडर्ड क्यों मानते थे, उस पे सारी कंडीशंस लागू होती थी। वो एक आप आदर्श गैसेस पढ़ते हैं ना, तो अपने कोई चीज़ को आदर्श मान लेते हैं, आइडियल मान लेते हैं, तो ऐसे ही टीएमएस को इन्होंने स्टैंडर्ड कंपाउंड माना है ना। लिखो टीएमएस को संदर्भ प्रायोगिक, ब्रैकेट में लिखना स्टैंडर्ड, टीएमएस को संदर्भ प्रायोगिक स्टैंडर्ड पदार्थ नहीं, स्टैंडर्ड कंपाउंड माना गया। मतलब प्रैक्टिकल में सबसे पहले इस पे ही प्रैक्टिकल हुए थे। लिखो इसके सापेक्ष अदर कंपाउंड का, इसके सापेक्ष अन्य कंपाउंड्स का केमिकल शिफ्ट ज्ञात किया जाता है, रासायनिक विस्थापन ज्ञात किया जाता है। लिखो टीएमएस में इसके सापेक्ष अन्य कंपाउंड का केमिकल शिफ्ट निकाला जाता है, ज्ञात किया जाता है। ठीक है, मतलब इसको स्टैंडर्ड मान के दूसरों के मान निकाले जाते हैं, यही कहना चाह रही हूँ मैं। देखो टीएमएस में CH3 सिलेन द्वारा, सिलिकॉन SI सिलिकॉन द्वारा जुड़ा हुआ होता है, जो कि एक, देखो CH3 तो प्लस आई ग्रुप ही है ना, जो कि एक प्लस आई ग्रुप है। इस प्लस आई ग्रुप के प्रभाव के कारण, इस प्लस आई ग्रुप के प्रभाव के कारण, बताओ प्लस आई ग्रुप आ गया तो क्या प्रभाव होगा, अभी पढ़ के आए हैं हम, शील्डेड हाइड्रोजन हो जाएंगे ना। लिखो इस प्लस आई ग्रुप के प्रभाव के कारण हाइड्रोजन शील्डेड हो जाता है, आवृत हो जाता है, और प्रोटॉन मतलब अपना हाइड्रोजन, और प्रोटॉन जितना अधिक शील्डेड होगा उसके केमिकल शिफ्ट का मान उतना ही कम होगा। प्रोटॉन जितना अधिक शील्डेड होगा उसके केमिकल शिफ्ट का मान उतना ही कम होगा। जितना ज़्यादा शील्डेड उतना कम केमिकल शिफ्ट। इसके विपरीत प्रोटॉन जितना अधिक डीशील्डेड होगा, इसके विपरीत प्रोटॉन जितना अधिक डीशील्डेड होगा उसके केमिकल शिफ्ट का मान उतना ही ज़्यादा होगा। आई बात समझ में? डीशील्डेड अगर ज़्यादा हुआ प्रोटॉन तो केमिकल शिफ्ट उतना ही ज़्यादा। जब हाइड्रोजन को कोई आवरण देने वाला ही नहीं है तो विस्थापन तो होगा ही ना, उसका केमिकल शिफ्ट उतना ही ज़्यादा आएगा। सिंपल सा था ये हमारा केमिकल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सिग्नल्स देखेंगे कि सिग्नल्स क्या होते हैं।